तो आज हम पढ़ेंगे भाई रेस्पिरेशन, हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसका जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन। तो पहले तो आप थोड़ी सी जान लो रेस्पिरेशन क्या है, मतलब आपको जरा सा आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो ऐसा होता है कि जो आपकी सेल्स होती हैं, जो आपकी सेल है उसको लिविंग जिंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की नीड होती है। तो इसके लिए हमारी हर एक सेल को क्या प्रोडक्शन करना होता है, एनर्जी बनानी होती है, और वो एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, एटीपी कहलाती है। सेल में जो एनर्जी होती है दैट इज एटीपी, है ना, एटीपी यूज होता है। तो ये एटीपी सेल को ही बनाना होता है, सेल इसको फॉर्म करती है एटीपी को, है ना, सेल का ही काम होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, सेल को फूड जो होता है आपका, जो फूड आपने सेल को पहुँचाया होता है, उस फूड का ब्रेक डाउन होना होता है, फूड का टूटना होता है। तो फूड टूटता है और हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको सेल बाहर निकाल देती है। तो सेल के लेवल पर फूड के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। देखो दो तरीके की दो बातें हैं। एक चीज़ तो ये कि अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दो तरीके से होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो भाई अनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। अगर फूड को तोड़ने के लिए सेल O2 का यूज कर रही है तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, अगर बिना O2 के ब्रेक डाउन कर रही है तो एनर्जी कम निकलती है। ये वैसा ही है बिल्कुल, जिस तरह से कहीं पर अगर आग जो है वो जल रही है और उसमें ऑक्सीजन खुल के मिल रही है तो आग ज़्यादा अच्छे जलती है, और उस ज़्यादा अच्छे जलने वाली आग के अंदर क्या होता है, आग के अंदर क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा निकलती है, हीट ज़्यादा निकलती है। अगर एयर के बिना आग जल रही होगी तो ऐसे में क्या होगा, धुआं निकलेगा और एनर्जी भी कम निकलेगी। तो सीधी बात है, यानी अनबर्न्ड रह जाएगा, कम जलेगा। इस तरह सेल के पास जो फूड पहुंचाया होता है वो फूड का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, अगर ऑक्सीजन है वहाँ पर, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से एनर्जी निकलती है सेल के अंदर। तो सेल के लेवल पर ये काम होना, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसके लिए अगर आप ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं, इसके लिए अगर आप ऑक्सीजन को मतलब ब्रीदिंग करनी पड़ती है ना आपको, तो इसके लिए तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, इसको आप ब्रीदिंग कहते हो, ठीक है ना। ब्रीदिंग आपकी क्या हुई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुई, और आपका जो सेल के लेवल पे हुआ वो क्या हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ। तो यहाँ पहले आपकी किताब ने सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस किया है, तो हम भी पहले सेलुलर रेस्पिरेशन को ही देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपको ब्रीदिंग वाला प्रोसेस पढ़ाएंगे। पहले आप सेलुलर रेस्पिरेशन देखें, समझिए, थोड़ा सा टॉपिक आप पहले यहाँ समझ लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो अगर भाई मान लो ये तुम्हारी सेल है, ये आपकी सेल है, ये रही, है ना। इस सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और हमें माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ पर काम है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है, 9th क्लास में था आपके, कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ये पढ़ाया था ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसका काम होता है कि एनर्जी बनाता है, ये हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो भाई हम यहाँ देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से काम करता है। तो देखो होता ये है कि भाई आपकी सेल है, मान लो ये, इसने किसी भी तरीके से, मान लो इसके पास फूड आया होता है, इसके अंदर फूड पहुंचा होता है। फूड आपका मेनली क्या है, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज यहाँ सेल के अंदर पहुंच गया, वो भी सेल के साइटोप्लाज्म में आपका ग्लूकोज पहुंच जाता है। ये सेल का साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ग्लूकोज है, ठीक है। इसमें आप क्या देख सकते हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल के साइटोप्लाज्म में होना शुरू होता है। कई केमिकल रिएक्शंस के बाद, कई केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसके बाद आपकी सेल का जो ग्लूकोज होता है, सेल के अंदर जो आया है, ये आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद एक कंपाउंड बनाता है, जो कि कंपाउंड आपका 3 कार्बन का होता है। जैसे ग्लूकोज आपका फॉर्मूला पता होगा आपको, ग्लूकोज का C6H12O6 है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, 6 कार्बन है। इस तरह ये टूटेगा तो 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है ना। तो आपका जो ग्लूकोज है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक रिएक्शन जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, कई 9 रिएक्शंस इसके बीच में लगभग चलती हैं, उनके बाद ये 2 कार्बन का दो मॉलिक्यूल बनाता है पायरुविक एसिड के, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके बाद क्या होता है, अगर भाई मान लो आपकी सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है,
ठीक है। अगर सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड आपका सेल के अंदर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। ये साइटोप्लाज्म से कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा करके एक रिएक्शन होगी, उसमें भाग लेगा। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि वो रिएक्शन क्या होती है। देखो ये डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना डायग्राम। तो इसमें क्या है, इसमें आपको दिखेगा कि भाई आपका जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज आपका आया है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस हुई है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है। ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर पायरुवेट बन गया, ठीक है। तो पायरुवेट में बनने के बाद क्या होता है, पायरुवेट आपका, अगर ध्यान से सुनना, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका पायरुवेट जो है वो एंट्री कर लेगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर पायरुवेट आपका कहाँ एंट्री कर लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कब कर लेगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इसने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री कर ली। तो जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री कर लेगा तो जा करके पहले ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रिएक्शन चल रही होगी जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सिट्रिक एसिड साइकिल है हमारी यहाँ पर जो चल रही है, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल आपकी कहाँ चल रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर फ्लूइड भरा होता है, ये वाला पार्ट, जहाँ ये ऊपर बता रहा हूँ, मैट्रिक्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक रिएक्शन चल रही होती है भाई, जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या है, क्रेब्स साइकिल। तो भाई क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन में चलती है, जहाँ आकर के बाहर से पायरुवेट आपका भाग लेता है, ये इसमें चला जाता है। फर्दर यहाँ इसका ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का, पायरुवेट टूटता है। टूटने के बाद इसमें से हाइड्रोजन रिलीज होती है, जो हाइड्रोजन आपकी इसको दे देते हैं NaDH को, ये ले लेता है, ठीक है। आपको पता है कि ये एक रिएक्शन है रिडक्शन की, जिसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्योंकि आपका जो फूड का बनना था वो आपका ऑक्सीडेशन था, सॉरी वो आपका रिडक्शन था। और यहाँ जितनी भी रिएक्शन होंगी रेस्पिरेशन की, वो ऑक्सीडेशन की होंगी। ऑक्सीडेशन में आपकी हाइड्रोजन निकलती है, जो आपके फूड के अंदर हाइड्रोजन थी ना वो बाहर निकलेगी। तो यहाँ फूड का सीधा सीधा ब्रेक डाउन चल रहा है और हाइड्रोजन निकल रही है, ये आपकी NaDH के पास आ जाती है, इसके FADH के। फिर इनको फर्दर ब्रेक डाउन के लिए दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये वाला पार्ट होता है, जो इसके अंदर उंगलियां टाइप की हम बनाते हैं ना, ये जो बनाते हैं ये इसके अंदर, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। तो इस क्रिस्टी वाले पार्ट के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, उस पे जा करके इसका NaDH का ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर, ठीक है, क्रिस्टी वाले पार्ट में। तो यहाँ पर इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इनके थ्रू होकर जाते होते हैं। फाइनली आपको बस ये समझना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी है उसके ऊपर जा करके ATP का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा जानना नहीं है, लेकिन आपको ये जानना है कि जो एनर्जी का फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। इसमें आप ध्यान रखेंगे, क्या बात ध्यान रखेंगे, देखो जो दोबारा शुरू से सुन लो, ग्लूकोज टूटा, पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड आपका कहाँ एंट्री ले रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या चल रहा है, क्रेब्स साइकिल चल रहा है। क्रेब्स साइकिल में से निकले हाइड्रोजन वो NaDH के पास चली गई। अभी NaDH के पास जो हाइड्रोजन गई है, NaDH टूटेगा कहाँ पर जाकर, क्रिस्टी के अंदर। क्रिस्टी ये जो उंगली जैसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी में ब्रेक डाउन होगा और फिर ब्रेक डाउन जब होगा तो उसके बाद हाइड्रोजन रिलीज होगी, है ना। हाइड्रोजन रिलीज होती है तो आपको ध्यान रखना है, फाइनल ये जो हाइड्रोजन है इसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आप बाहर से जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, आप जो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन सेल यहाँ पर यूज करती है क्रिस्टी के लेवल पर। उस ऑक्सीजन को सेल क्रिस्टी लेवल पर यूज करती है किस काम के लिए, ये जो हाइड्रोजन निकलती है ना फूड के ब्रेकडाउन से, इसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है। और जो एनर्जी यहाँ पर निकलती है इनसे, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ोगे ये बात। और फिर जब ये हाइड्रोजन इधर से इधर निकल के आती है वापस, तो ये एक एनर्जी क्रिएट करती है, वही एनर्जी ATP में कन्वर्ट कर ली जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी जो होती है वो ATP का प्रोडक्शन करती है। उस प्रोडक्शन के कारण, उस ATP के बनने के कारण क्या होता है, आपका जो ATP जो बनता है आपका, वो ATP तो निकल के सेल यूज कर लेती है अलग अलग चीज़ों में, जहाँ जहाँ उसको चाहिए होता है।
और जो हाइड्रोजन होती है उसको जो आपने ऑक्सीजन ली होती है बाहर से, वो ऑक्सीजन उसको यूज करके वाटर बना लेती है और एनर्जी निकल जाती है। तो लगभग एक ग्लूकोज टूटने से 38 एटीपी बनते हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इतना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर नया केस क्या है, अगर भाई मान लो आपके ऐसा है कि भाई मान लो आपके पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसमें, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आपका जो पायरुवेट होगा, ये पायरुविक एसिड जो आपका कहाँ बना पड़ा है, यहाँ पर बना पड़ा है सेल के साइटोप्लाज्म में, ये आपका अंदर एंट्री नहीं लेगा। आपको बात समझ में आई? माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड तभी जाएगा यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं लेगा बिल्कुल भी। इसके बाद इसका भविष्य कुछ और होगा। वो क्या होगा वो आप समझ लो। एक देखो, वो होगा ये कि ये पायरुवेट जो होगा आपका, ये यहीं सेल के साइटोप्लाज्म में ही दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, या तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ईस्ट की बात करोगे तो ईस्ट में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप बात करते हो हमारे अंदर ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह की जब होता है तो एनर्जी निकलती नहीं है, बहुत कम एनर्जी निकलती है। 2 एटीपी बनते हैं लगभग, वो भी ग्लाइकोलाइसिस से ही बनते हैं, ठीक है ना। तो बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी एटीपी ज़्यादा बनते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी ज़्यादा नहीं बनती है, 2 ही एटीपी बनते हैं और अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। जबकि अगर आप बात करोगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद, तो कार्बन तो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जो आपने कार्बन डाला था, और हाइड्रोजन जो होगी वो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, और जो एनर्जी होगी उसको कन्वर्ट करके एटीपी बना दिए जाएंगे बहुत सारे। बात समझ आई? तो एक बार आपकी बुक में थ्योरी में क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है, वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन in organism in the last section, and the food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life processes। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा था भाई न्यूट्रिशन पढ़ा था हमने पहले, डाइजेशन पढ़ा था, वही फूड क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है आपको। फिर लिखा है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन द डिफरेंट वेज, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली। देखो कुछ ऑक्सीजन का यूज क्या करते हैं, देखो ध्यान सुनो। फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ दिया जाता है, जैसे आपको बता रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से CO2 और वाटर बाहर निकल जाएंगे। फिर लिखा है, सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ अदर पाथवे यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो 2 तरीके के होते हैं, एक एरोबिक एंड एरोबिक। लिखा है, इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, जिसमें कि 6 कार्बन का ग्लूकोज टूट करके 3 कार्बन के मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस है ये भाई, ध्यान रखना। ग्लाइकोलाइसिस में आपका जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर लिखा है, फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पायरुवेट जो होता है वो आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर भाई मान लो ऑक्सीजन नहीं है तब, ये तब की बात है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो भाई ये इथेनॉल बनाएगा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कहा है कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये वाला प्रोसेस जो है वो ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन के दौरान, जिस समय फर्मेंटेशन चलता है। एंड सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि यह प्रोसेस बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। हम ब्रेक इट डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपको बता दिया मैंने कि भाई अगर पायरुवेट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका जो पायरुवेट होगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री ले लेगा, अंदर चला जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। फिर लिखा है कि दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप, दिख रहा है ना आपको सही। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो ये प्रोसेस आपका क्या करता है,
माइटोकॉन्ड्रिया में जा करके जो पायरुवेट है ना आपका वो टूटेगा और टूट करके आपका CO2 बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और फालतू में और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑफ ऑक्सीजन, तो क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो एयर के प्रेजेंस में हो रहे हैं इसलिए हम इनको एरोबिक बोलते हैं। तो एरोबिक और एनारोबिक दो तरह का होता है। इन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक, तो मैंने आपको पीछे बताया कि भाई एनर्जी यहाँ एरोबिक में 38 ATP बनते हैं, जबकि नॉर्मल कंडीशंस में बनते हैं 38। आपको इतने याद करने हैं बच्चों को। और भाई अगर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ATP बनते हैं 2, वो भी ग्लाइकोलाइसिस में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का फ़ायदा होता है डायरेक्ट, ये ध्यान रखना है। फिर लिखा है कि द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। सम टाइम व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है इन आवर मसल सेल, हमारी मसल सेल्स में, मसल सेल मतलब जब आप भाग रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, तो उस समय जब आप दौड़ भाग कर रहे होते हो तो एक दिक्कत होती है कि भाई आपकी जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है, जो फूड का ब्रेकडाउन है वो एनारोबिकली होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपके अंदर जो पायरुवेट है फिर वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ लिखा है हियर पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये आपके जो मसल सेल है उनमें जमा हो जाता है। वहाँ पेन जो होता है, आपको भागते टाइम दर्द होता है, वो दर्द इसलिए होता है कि आपके उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। दिस बिल्ड अप द लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कोज क्रैम्प। यही क्या करता है, क्रैम्प कोज करता है। जब आप फिर आराम करते हो फिर उसके बाद ये आपका लैक्टिक एसिड जो है भाई ये आपका लीवर को पहुंचा दिया जाता है। लीवर को जाने के बाद वहाँ पर ये पहुँच लीवर में वापस से तोड़ दिया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये नीचे एक फ्लो चार्ट टाइप का दिया गया है छोटा सा, इसको फ्लो चार्ट को देखो क्या दिया है, वही दिया है जो मैंने पढ़ा था आपको कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, थोड़ी एनर्जी बनती है, थोड़ी एनर्जी मतलब 2 ATP है, कितने 2 ATP। और फिर भाई आपका पायरुवेट जाएगा अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो भाई ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 और वाटर एनर्जी बनेंगे 38 ATP। अगर भाई मान लो ये ऐसे हुआ तो एनर्जी बहुत कम, वही 2 ATP बनेंगे, लैक्टिक एसिड बनेगा मसल में। ईस्ट के अंदर हुआ तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, शराब बना ली जाएगी और CO2 बन जाएगी, और एनर्जी वही बहुत कम एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा था एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। तो एनर्जी जो होती बनती है वो सीधा एकदम डायरेक्टली ATP की फॉर्म में यूज कर ली जाती है। एंड which is used to fuel all other activity in the cell, जो फ्यूल की फॉर्म में सेल की सारी एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें यूज की जाती है। ATP को यूज करते हैं ना एज ए फ्यूल सेल, हमारी सेल जो भी खाती हैं पीती हैं वो सारा ATP ही है। एंड ATP is broken down giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell। सेल के अंदर जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है उनमें यूज हो जाता है। यहाँ इन्होंने जरा सा ATP के बारे में डिस्कस किया है कि ATP क्या है, तो एक बार ATP को देख लीजिए। देखिए ऐसा है कि जो आपका ATP होता है भाई इसमें इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट का मिलकर बना होता है, ये आप जानेंगे बाद में। अच्छा ये मैं बताता हूँ कि इनसे ही ATP जैसे ही जुड़ जुड़ के ATP GTP CTP DTP इस तरह के होंगे, वही आपके RNA और DNA बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये DNA बनाने के लिए भी एक यूनिट होती है, इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ये हम आपको इन फ्यूचर में बताएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स हैं फाइनली। इसके अंदर क्या होता है कि टर्मिनल फॉस्फेट होती हैं, किनारे पर फॉस्फेट्स होती हैं। तो अगर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो आप ऐसी कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है, देखो तो ऐसी कुछ आपकी ATP की स्ट्रक्चर होती है, ये जो आप दिख रही है यहाँ पर। देखो इसमें क्या होता है, ये इधर की तरफ में एक लगा होता है नाइट्रोजन बेस इसे कहते हैं, बीच में एक शुगर है, ये 3 फॉस्फेट हैं 1 2 3। तो जब ये बनता है तो ये ADP रह जाता है, मतलब ADP से एक फॉस्फेट जुड़ के फिर बनता है ATP। ADP ये है, डाई फॉस्फेट जब होती है तो 2 फॉस्फेट मतलब ADP रहता है, और फिर एक और जुड़ जाती है तो ATP बन जाता है। ठीक है ना, और जब कहीं इसको एनर्जी देनी होती है तो अपनी टर्मिनल फॉस्फेट ये वाली तोड़ देता है, और इसके तोड़ने से इतनी सारी एनर्जी निकलती है 30.5 किलो जूल एनर्जी, और इसका यूज कर लिया जाएगा एनर्जी का। फ्री एनर्जी होती है, यूज हो जाती है जब फॉस्फेट वाला बॉन्ड टूटता है।
तो इस तरह का केमिकल स्ट्रक्चर है ये एटीपी आपका। यहाँ लिखा है कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि सेल के अंदर फूड का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है उसको एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, एडीपी के साथ एक फॉस्फेट जोड़ देते हैं और बन जाता है एटीपी। फिर लिखा है एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर। ठीक है ना, तो वाटर की सहायता से इसको तोड़ लिया जाता है बॉन्ड को, क्योंकि जब ये बॉन्ड बनता है तो वाटर निकलता है, जब तोड़ोगे तो वाटर देना पड़ता है। तो वो एनर्जी कितनी निकलती है ये सवाल याद रखना है, 30.5 किलो जूल मोल पर मोल। एंड थिंक ऑफ हाउ ए बैटरी कैन प्रोवाइड द एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूज। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को मोड़ने में, प्रोटीन बनाने में, और नर्वस कंडक्शन में, इम्पल्स कंडक्ट करने में। जो भी आप सोच रहे हैं, बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी फूक रही होती है। खाली बैठे हो तो अभी आपके न्यूरॉन्स जो है उसमें एनर्जी लगती रहती है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो ये कुछ था जरा सा एटीपी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है कि सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब आप एरोबिक हैं तो भैया आपको तो ऑक्सीजन चाहिए ही होती है, इसमें तो ऐसा नहीं कि आपका बिना ऑक्सीजन के काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। हम देखते हैं कि भाई प्लांट जो है वो स्टोमेटा से गैसेस लेते हैं अंदर। क्यों लेते हैं, तो वो इसलिए लेते हैं कि वो उनको भी रेस्पिरेशन करना होता है। और तो थोड़ा सा प्लांट का केस अलग है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करते हैं। तो वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर इन ए कॉन्टैक्ट विद एयर। तो यहाँ लिखा है कि वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। तो भाई स्टोमेटा से गैसेस लेते हैं, और जैसे मान लो ये आपकी लीफ है, सपोज करो ये आपकी लीफ है एक, और इसके अंदर स्टोमेटा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हैं क्या बोलते हैं सेल्स हैं, इनके बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस है, मान लो यहाँ पर स्पेसिस होते हैं। तो ये स्पेसिस ये इंश्योर करते हैं कि हर एक सेल डायरेक्ट गैसेस के कांटेक्ट में आ जाए, ताकि हर एक सेल अपने ऑक्सीजन या CO2 को जो बाहर निकालना हो उसको वो करती रहे। क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन जब होता है तो सेल क्या करती है, O2 लेती हैं और CO2 छोड़ती हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, रेस्पिरेशन में O2 ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो देखो प्लांट यहाँ आगे बताया कि कैसे लेते हैं प्लांट। फिर लिखा है कि इंटरसेलुलर स्पेसिस इंश्योर दैट ऑल सेल आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। तो यहाँ डिफ्यूजन से ये सब होता है एक्सचेंज गैसेस का, एंड दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम दैम एंड आउट इन द एयर। देखो यहाँ पूरा पैराग्राफ में आपको बताता हूँ क्या लिखा है। भाई आपका ऐसा है, प्लांट आपका दिन में क्या करता है, ड्यूरिंग द डे आपका प्लांट में फोटोसिंथेसिस चलती है। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट की सेल होती है वो CO2 यूज करती हैं और O2 छोड़ती हैं, ठीक है ना। तो दिन में पता क्या होता है, दिन में जो दूसरी सेल जिनको O2 चाहिए होती है वो ले लेती है वहीं से, क्योंकि उनके अंदर तो O2 बन रही होती है ना, वहाँ से वो चुपचाप O2 ले लेते हैं दिन में, और जो फालतू O2 होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, और CO2 बाहर से लेते रहते हैं प्लांट, क्योंकि उन्हें क्या करनी होती है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन तो चलता ही रहता है ना, हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन थोड़ा ही बंद होता है, रेस्पिरेशन तो बंद नहीं होगा। तो इसके लिए प्लांट करते ही हैं कि CO2 को लेते रहते हैं बाहर से दिन में फोटोसिंथेसिस के लिए, और रेस्पिरेशन लगातार चलते रहता है। रेस्पिरेशन में जो CO2 निकलती है निकलेगी वो फोटोसिंथेसिस में वहीं के वहीं यूज हो जाती है सेल के अंदर ही, प्लांट की सेल के अंदर, ये जहाँ फोटोसिंथेसिस चलती है वहाँ। जैसे जहाँ स्टेम वगैरह में जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं चलती वहाँ CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है और O2 ले ली जाती है। दूसरी बात ध्यान रखना, स्टेम जो आपका होता है वो अपनी CO2 खुद लेता है। स्टेम जो आपका होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई लीफ में से आएगी घूमती हुई ऑक्सीजन पूरे प्लांट में जाएगी, जैसे हम लेते हैं लंग्स में से पूरी बॉडी में जाती है ना, प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट की रूट अपनी अलग से एक्सचेंज करती हैं, स्टेम अपनी अलग से एक्सचेंज करता है, पत्तियां अपना अलग से करती हैं। लेकिन पत्तियों की अगर बात करते हैं तो वो CO2 को दिन में, आपके जो दिन में CO2 अंदर लेती हैं और O2 छोड़ती हैं, रात को रेस्पिरेशन में जो उनमें CO2 निकलती है वो बाहर छोड़ी जाती है और O2 अंदर ली जाती है।
रात, क्योंकि रात को प्लांट में O2 तो भाई बनेगी नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी, रेस्पिरेशन चलता रहेगा, तो रेस्पिरेशन में तो O2 चाहिए, तो रात को बाहर से ली जाएगी, ये बात आप ध्यान रखें। और CO2 बाहर अंदर से बाहर छोड़ी जाएगी, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि रेस्पिरेशन में CO2 निकल रही है। दिन में ही होता तो ये काम, CO2 दिन में वहीं यूज हो जाती और O2 जो है वो बाहर निकल जाती फालतू। यहाँ लिखा है, पढ़ लेते हैं। लिखा है, और अवे फ्रॉम दैम इनटू आउट इन द एयर, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। एट नाइट, रात के समय, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग CO2, एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, and during the day CO2 generated during respiration is used for photosynthesis. During the day CO2 generated during respiration is used for photosynthesis. तो दिन में जो CO2 respiration में निकलती है वो photosynthesis में यूज हो जाती है। And hence there is no CO2 release. Instead oxygen release in the major event at this time. तो भाई दिन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलना ज़्यादा मेन काम होता है, CO2 तो ले ही रहा होता है प्लांट। एनिमल हैव इवोल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन, तो हर एक एनिमल ने अपनी एक्सचेंज के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए अलग अलग से अपना तरीका बना लिया है। हर एक एनिमल का अपना तरीका है ऑक्सीजन लेने का। अच्छा, हमारे अंदर तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं कि भाई हम जो है फूड बना रहे हैं और ऑक्सीजन भी बना रहे हैं, तो हमें तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेनी ही पड़ती है ना, तो वो तो हम बाहर से लेंगे। तो यहाँ लिखा है, एनिमल हैव इवोल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। Terrestrial animal can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. ठीक है ना, तो जो बेचारे पानी में रहते हैं वो अपने चारों तरफ जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है पानी में उसको लेते हैं, और हम जो ज़मीन पर रहते हैं हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। पानी में ऑक्सीजन पैसे ही कम रहती है तो उनको कमी मिल पाती है, इसलिए उनको सांस जो है वो तेज़ तेज़ लेनी पड़ती है, जबकि जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें सांस लेने का जो ब्रीदिंग रेट है उनका कम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन एंड दैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो जो पानी वाले होते हैं उनमें रेट ज़्यादा होता है, हमारे में कम होता है। फिर लिखा है कि भाई फिशेस, यहाँ फिशेस का बताया थोड़ा सा कि फिश टेक इन द वाटर थ्रू द माउथ एंड फोर्स इट पास्ट गिल्स। तो फिश जो है वो पानी से वाटर लेती है माउथ के थ्रू अंदर और फिर पीछे गिल्स में भेज देती हैं, और वहाँ से गिल्स में से उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके ब्लड में पहुँचा देती हैं और पानी गिल्स से बाहर निकल जाता है। तो एक बार आप फिश का एक बार देख लो कैसे होता है उनमें रेस्पिरेशन। यहाँ देखो भाई, तो ये फिश आपको दिखाई दे रही होगी, फिश के माउथ से पानी अंदर जाता है, फिर पानी जो है वो गिल्स में होकर जाता है। तो यहाँ गिल्स होते हैं ऐसे कुछ इस तरह से, हर एक जो गिल होता है उसके अंदर वेन्स और आर्टरी, देखो ये ब्लू कलर की आर्टरी आ रखी है और वेन निकली हुई है इसके अंदर से, ये ब्लड की सप्लाई होती है गिल्स के अंदर बहुत अच्छे से। पानी जो होता है इन जो गिल्स हैं इनमें से होकर आता है, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें डिफ्यूज होके चला जाती है ऑक्सीजन। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ से ये वाटर इन हो रहा है, देखो वाटर जा रहा है अंदर, और वाटर जब निकलेगा इनमें से होता हुआ तो ये एक जगह से निकलेगा जहाँ ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छे से होगी। वही ब्लड की सप्लाई में ही होगा ये कि पानी के अंदर से ऑक्सीजन जो होगी वो डिफ्यूज होके ब्लड में चली जाएगी और उधर से CO2 जो है वो ब्लड पानी में आ जाएगी ब्लड में से। तो इनके अंदर ऐसा तो है नहीं भाई लंग्स होते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इनमें क्या होता है, ब्लड तो होता ही है, ब्लड में डायरेक्ट जो है वो O2 पानी से ली जाती है और इनका ब्रीदिंग रेट थोड़ा हाई रहता है। तो ये फिर पानी मुंह से लेती हैं और फिर गिल से बाहर निकाल देती हैं। बचा हुआ जो पानी होता है वो गिल से बाहर आ जाता है, उसमें ही ये ऑक्सीजन उसमें डाल देती है CO2 को भी। ठीक है ना, ये इस तरह करते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो हम ज़मीन पर रहने वाली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हमारी बात करें तो लिखा है कि हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। एंड दिस ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन अ डिफरेंट एनिमल, ऑल दीज ऑर्गन हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। देखो ऐसा है, जहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वहाँ सीधा सीधा फंक्शन जो है वो सरफेस एरिया का है, यानी सरफेस एरिया ही मेन चीज़ है। मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ही गैसेस ट्रांसपोर्ट भी होगा। तो इसलिए तुम्हारे लंग्स जो हैं एक बड़ा गुब्बारा हो ना हो करके छोटी छोटी गोलियां टाइप की हैं,
क्योंकि जितने छोटे कंपार्टमेंट होते हैं उनका वॉल्यूम कम होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा सरफेस हो रहा होगा तो गैसेस भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है भाई, यहाँ लिखा है विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमोसफियर सिंस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस। तो वो जो भी एक सरफेस होती है वहाँ गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है। This surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. तो ये पतली मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो इनको हमारी बॉडी में छुपा करके लगाया गया है जहाँ गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं। इसलिए लंग्स में हमारे अंदर छुपा के एल्वलाई हैं जिन पे गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है। उनको अगर बाहर ही रख जाते तो मेम्ब्रेन फट जाती, टूट जाती, तो इसलिए सेफ रख रखी है अंदर छुपा करके। लिखा है सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक द एयर इनटू दिस एरिया। तो भाई एक तरीका होता है जिससे कि एयर जो है वो उस मेम्ब्रेन तक पहुंच जाए जहां पर एक्सचेंज होगी। एंड इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब। तो भाई एक तरीका होता है ऑक्सीजन को अंदर और बाहर ले जाने का, ताकि वो उस मेम्ब्रेन तक पहुँच सके जिस मेम्ब्रेन पर गैसेज एक्सचेंज होना है। उस मेम्ब्रेन तक पहुँचने का एक तरीका होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हमारे अंदर भी क्या है, एक नोस्ट्रिल से होता हुआ जाते हैं गैसेस और ट्रैकिया वगैरह से होते हुए वहाँ पर पहुँचती हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का शुरू होता है। कल हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि भाई फिशेस के अंदर किस तरह से जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये जाना था, कैसे फिश के अंदर गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है ये भी जाना था हमने कल के। भाई पहले जो फिश होती है हमारी उनके अंदर जो वाटर होता है वो माउथ से उनके अंदर जाता है, उसके बाद वाटर को गिल्स में भेजा जाता है, गिल्स के अंदर जा कर के वहाँ ब्लड की सप्लाई होती है। वहाँ ब्लड सप्लाई में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो पानी में से ब्लड में चली जाती है। ये हमने कल समझाया था आपको। उसके बाद हमने बताया था कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, छोटा हो बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक खास बात होती है। वो खास बात ये है कि उनके अंदर एक मेम्ब्रेन, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर पहुँच जिस मेम्ब्रेन पर जाकर के रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस होते हैं। रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस का मतलब जो गैसियस एक्सचेंज है वो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। अब अगर वो कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सरफेस से ही हो जाता है, उसकी मेम्ब्रेन, उसकी सरफेस बॉडी की जो होती है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में रहती है। अगर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, लार्ज ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर मतलब क्या क्या होता है, नहीं तो है ही, उसके अंदर लंग्स होते हैं या फिर कुछ और ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर जा करके वो मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो छुपी हुई मेम्ब्रेन जिस मेम्ब्रेन पर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, तो यहाँ से हम हमारा शुरू करते हैं ह्यूमन बींग्स का। पहले तो ये है कि हमारे लंग्स तक अंदर एयर कैसे पहुंचती है, वो पाथ है, उस पाथ को हम देखते हैं एक बार। हमारे में पहले पाथ ऑफ एयर देखते हैं। तो पाथ ऑफ एयर में आपका क्या क्या आएगा। शुरुआत में एयर जो है आपकी वो नोस्ट्रिल में जाती है, नोस्ट्रिल से फिर वो आपके पीछे फेरिंग्स होती है, एयर फेरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया में जाएगी और ट्रैकिया फिर आगे जाके फर्दर डिवाइड हुआ रहता है, उसमें पहुंचती होती है। तो यहाँ जैसे लिखा है कि इन ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल एंड द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स। तो आपकी जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उनके अंदर फाइन हेयर्स मिलते हैं। उन फाइन हेयर्स का क्या काम होता है, उन फाइन हेयर्स का काम ये होता है कि वो धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया या इस तरह की चीज़ों को ट्रैप कर लेते हैं ताकि वो आपके लंग्स में ना जाए। और जो आपका जो पूरा ट्रैकिया होता है, ये मान लो विंड पाइप जो आपका होता है, ये इसके अंदर एक सेलुलर लेयर होती है, एपिथेलियम होती है, उसके ऊपर भी आपको हेयर लाइक सीलिया मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, ऐसे बाल बाल टाइप के समझो आप, मिलते हैं उसके अंदर। उनका काम क्या होता है कि वो भी चीज़ों को बाहर की ओर धकेलते रहते हैं, मतलब लंग्स की ओर नहीं जाने देते, बाहर की ओर धकेलते रहते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि पूरा पैसेज आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसमें से आपकी गैसेज होकर जाती हैं, पूरा का पूरा वो आपका प्रोटेक्टेड है, मतलब एक तरह से ना। जिसमें यहाँ अब शुरुआत में ही नोस्ट्रिल के अंदर हेयर्स मिलते हैं, उसके बाद आपका द पैसेज इज आल्सो लाइंड विद द म्यूकस, पैसेज आपका फिर म्यूकस से लाइन होता है विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। फिर आपकी जो एयर होती है वो थ्रोट में जाती है, फिर फाइनली लंग्स में जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। तो आपका जो पूरा ट्रैकिया का जो पाइप होता है उसमें आपको ट्रैकिया वाले पार्ट में या थोड़ा आगे तक भी कुछ कार्टिलेज के रिंग्स मिलते हैं। सपोज करो ये आपका ट्रैकिया था, ये अगर जाकर डिवाइड हो जाता है तो आपको इसके अंदर इस तरह से कुछ सी शेप के हाफ इस तरह रिंग्स मिलते हैं।
कार्टिलेज के बने हुए, इसका नाम होता है हायालिन कार्टिलेज। तो इसका काम क्या होता है, ये आपका अगर जब इसमें मान लो आप तेज भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसमें आपका जो ये पाइप है, जो ये विंड पाइप है, ये कोलैप्स ना कर जाए, उसको कोलैप्स होने से बचाता है कौन, आपका ये ट्रैकिया, ठीक है ना। मतलब ये आपके जो कार्टिलेज होते हैं, ये रिंग्स जो हैं, इनका काम होता है कि ये आपका छोटा ऐसे ना हो जाए कहीं से, मतलब बीच में से बंद हो जाएगा, अगर तेज एयर प्रेशर होगा तो इस तरह से हो सकता है, कोलैप्स कर सकता है। उसकी जो कोलैप्सिंग है उससे बचाता है कार्टिलेज। ये आपको सवाल पूछा जाएगा, कई बार ये सवाल आता है कि ये कार्टिलेज किसका बना होता है, तो आपको बोलना है हायालिन कार्टिलेज कहते हैं इसको। एंड ये आपका वो है रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है ना। एक बार यहाँ देखते हैं ये मोर टू नो में क्या लिखा है, यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स, बीड़ी, हुक्का, गुटखा एक्सेट्रा इज हार्मफुल यूज ऑफ टोबैको most commonly affect the tongue, lungs, heart and liver. Smokeless tobacco is also a major risk factor for heart attacks. यानी जो ये खैनी वैनी खाते हैं ये मत खाया करो भाई, है ना, मतलब आप तो खाते नहीं हो, जो खाते हैं वो उन्हें मना करा करो। हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीज हो जाती हैं, इसकी वजह से कैंसर हो जाता है। एंड देयर इज ए हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू द चीविंग टोबैको। तो जो गुटखा है और जो खैनी है ये आपके ओरल कैंसर करते हैं। इंडिया काफ़ी रिस्क पे है क्योंकि दूसरी कंट्रीज में ये सब नहीं खाया जाता इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू द टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये बस मत खाना कभी भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपको समझाएगा किस तरह से ब्रीदिंग होती है, कैसे ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट होती है। तो एक बार आप पहले प्रोसेस समझे, थोड़ा सा पहले आप जो है यहाँ से समझे। एक बार आप रेस्पिरेटरी ट्री देख लें, पहले मैं आपको रेस्पिरेटरी ट्री दिखा देता हूँ, उसको देख लो। तो ये भाई आपका रेस्पिरेटरी ट्री है। रेस्पिरेटरी ट्री मतलब आपका जो एयर है वो आपकी यहाँ ट्रैकिया से जाएगी। ये लैरिंग्स वाला पार्ट होता है, गला जिसको बोलते हो, बोलने वाला जो आपका पार्ट होता है, कंठ हिंदी में कहते हैं इसको। यहाँ से आप बोलते होते हैं, वॉइस कॉर्ड्स होती हैं इसके अंदर। जब एयर जो है उन वॉइस कॉर्ड से निकल कर बीच में से आती है तो वो आपकी आवाज़ बनाते हैं, जो आपकी आवाज़ होती है उसको। इसके बाद आप देख रहे हो नीचे ट्रैकिया वाला पार्ट है, ट्रैकिया के अंदर काफ़ी सारे रिंग्स दिख रहे हैं और पूरा ये रेस्पिरेटरी पाथवे में आपको रिंग्स दिखाई दे रहे होंगे। आगे आगे जाकर ब्रांचिंग हो रही है, क्योंकि ये जो लास्ट पार्ट है उस पर जाकर के लास्ट में यहाँ देखो लिखा है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। तो इस तरह से जाकर के रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये पूरा ट्री लाइक का इस तरह डिवाइड होता है। पहले प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, तो यहाँ लिखा है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद जाकर के ये फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर उसके बाद और ब्रोंकियोल्स, फिर फाइनली फिर और जा करके ब्रोंकियोल्स से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर फाइनल जा करके वो एल्वलाई में खुलते हैं। तो ये एल्वलाई जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं छोटी छोटी, फाइनल बाद में यहाँ पर कहीं लास्ट में ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो एयर है वो आपकी इस पैसेज से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई आपकी एयर कहाँ जाएगी, वहाँ पहुँचेगी जहाँ एल्वलाई लगी होती है। तो जो गैसियस एक्सचेंज है, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो आपका एल्वलाई के लेवल पर जाकर के होता है, ठीक है। जो आपके ब्लड में, क्योंकि ब्लड की हर एक सेल, आपकी जितनी भी ब्लड की सेल हैं उन सारी सेल्स के अंदर आपका क्या चल रहा होता है, ब्लड की सेल आपकी रेस्पिरेशन कर रही होती है। और आपको मैंने पढ़ाया था कि इंटरनल रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उस सेलुलर रेस्पिरेशन में जो आपकी सेल्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही होती हैं, ऑक्सीजन का यूज कर रही होती हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से होती हुई आपकी लंग्स तक आती है और वो ऑक्सीजन जो लंग्स लेते हैं वो ऑक्सीजन फिर ब्लड से होती हुई बॉडी में पहुंचती है। तो यही बस चल रहा होता है। जो फाइनल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एल्वलाई के लेवल पर होगा, जहां आपके एल्वलाई मिलती है, ठीक है ना। एयर अंदर बाहर कैसे जाती है, ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है, ये सब अलग बात है, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी जो एल्वलाई होती है, बाद में मान लो ये आपकी एल्वलाई है एक, ठीक है। तो होता ये है कि जो ब्लड की सप्लाई होती है वो ऐसे, इसकी जो दीवारें होती हैं एल्वलाई की, उन दीवारों में पूरी तरह से इस तरह, मतलब इसमें अंदर ब्लड के जो पाइप होते हैं वो अंदर तक इसकी दीवारों में रहते हैं, ठीक है। और फिर इसके ऊपर से मतलब इधर से निकल रहे होते हैं सब, ठीक है। तो ये हमने ऐसे समझाने के लिए जस्ट बना दिया है, लेकिन है क्या कि मतलब जो इसकी दीवार है एल्वलाई की, जो रेड वाली है, इसकी पूरी कवरिंग की जो दीवार की इनर लाइनिंग्स हैं, उनके अंदर ब्लड की जो वेसल्स हैं वो धसी हुई हैं अंदर ही बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो और वो
सेपरेट आउट, ऐसा भी नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते कि ब्लड वेसल और उसकी दीवारों के बीच में कोई फर्क है। ठीक है ना। तो अगर सिंपली हम एक की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मान लो हमारी ये एल्वलाई है एक, है ना, ये एक हमारी एल्वलाई है और इसकी दीवार में एक ब्लड वेसल्स हैं इस तरह, ये तो देखो ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन है और जो एल्वलाई की मेम्ब्रेन है, यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन देम। आप उसमें अंतर नहीं कर सकते कि भाई कौन सी दीवार जो है वो ब्लड वेसल की है, कैपिलरी की है, और कौन सी दीवार जो है वो लंग्स की, एल्वलाई की है। ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन हो जाती है यहाँ पर, जहाँ दोनों मेम्ब्रेन मिली होती हैं, ब्लड की वेसल की और ब्लड की वेसल्स की और एल्वलाई की बहुत पतली होती है। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। यानी इसी मेम्ब्रेन पर आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये मेम्ब्रेन सरफेस पे ही होती है, और किसी में जिनमें लंग्स नहीं होते, जैसे आप फिश में देख रहे थे, उनमें ये मेम्ब्रेन गिल्स के अंदर होती है। तो बस ये मेम्ब्रेन जहाँ पर भी होते हैं वहीं गैसेस एक्सचेंज होता है। होता यह है कि एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है, जब आप सांस अंदर लेते हो, इंस्पायरेशन करते हो, तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पहुँचती होती है एल्वलाई के अंदर। फिर आप ध्यान रखना कि एल्वलाई के अंदर यहाँ जब पहुँचेगी तो यहाँ जो एयर का प्रेशर है लगभग, वो मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप याद नहीं करना, 104 mmHg इतना प्रेशर हो जाता है। और जबकि जो आपका ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है यहाँ पर वो कम रहता है, लगभग मान लो 45 mmHg है या 40 mmHg है। ठीक है, इतना प्रेशर रहता है। तो फिर जब देखो, आपको पता है डिफ्यूजन कैसे होता है। डिफ्यूजन जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। होगा ये कि इधर से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड में आ जाएगी अपने आप। इधर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इसके अंदर, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसका प्रेशर जो है वो 45 mmHg होगा। ठीक है, और इधर जो आपके एल्वलाई में CO2 होगी उसका प्रेशर 40 होगा। तो देखो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी इधर ब्लड कैपिलरी से उधर जाएगी एल्वलाई के अंदर। तो गैसेस तो लाइक आराम से डिफ्यूज हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है ना। और फिर मान लो आपने सांस बाहर छोड़ दी, तो देखो ऐसा होता है कि जब आप सांस बाहर छोड़ देते हो तो आपकी जो O2 है वो इसमें से बाहर चली जाएगी, है ना, सारी तो यूज नहीं हो जाएगी। तो जब आप मान लो पूरा सांस बाहर निकाल दोगे तो उसके बाद भी आपके लंग्स जो है, ऐसा तो होगा नहीं कि एल्वलाई आपकी पिचक जाएंगी और एकदम से चिपक जाएंगी आपस में उनकी दीवारें, और जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है, ऐसा नहीं होता। इनकी दीवारों में एक प्रेशर होता है कि जो इधर की साइड को लगता है, निगेटिव प्रेशर है वो एक, जो इसको मतलब पूरी तरह बंद नहीं होने, वरना मान लो इसकी हवा बाहर निकल जाए पूरी तरह से, तो अगर इसकी एयर बाहर निकल जाए तो ऐसा भी हो सकता है ये यूं चिपक जाए, बंद हो जाए, मतलब पूरा का पूरा गुब्बारा सही, और दोबारा खुले भी ना। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि इसकी दीवारें जो हैं, चाहे आप कितने भी एयर बाहर जान लगा के निकाल दें तो भी ऐसा नहीं होगा कि कोलैप्स कर जाएंगे। और कुछ एयर की मात्रा इसमें हमेशा ही बनी रहती है, जो कि यहाँ इस गैसेस डिफ्यूजन ये चलता रहता है। इससे इस गैसेस के डिफ्यूजन से आपकी गैस एयर उसका इंस्पायरेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से आपका जो गैसेस एक्सचेंज होता है यहाँ पर ना एल्वलाई के लेवल पर। ठीक है, ये आपको आ गया होगा। इसके बाद हम ब्रीदिंग वाला पार्ट देखते हैं, किस तरह से एयर इन और आउट होती है। ठीक है, ये तो हो ही जाएगा एक्सचेंज। तो एयर इन और आउट यानी इंस्पायरेशन होना, वो कैसे प्रोसेस काम करता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो, पहले थोड़ा सा समझ लो एक बात कि आपका जो लंग्स होते हैं वो एक थोरेसिक केज होता है, पूरा पिंजरा टाइप का होता है, पूरा बंद कवर्ड पिंजरा टाइप का रहता है। देखो ये आपका थोरेसिक केज है, थोरेसिक पिंजरा जिसको कहते हैं। इसके अंदर आपके लंग्स बंद रहते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके अंदर आपके लंग्स बंद रहते हैं पूरा अंदर। इसमें खास बात होती है कि ये ऊपर से एक बोन होती है, इसमें इससे बंद रहता है यहाँ से। ये जो है ये छोटी सी बोन जो दिख रही है आपको, स्टर्नम कहते हैं इसको ये। और आपकी जो रिब्स होती है वो रिब्स लेटरल निकली रहती है बराबर में, तो बराबर से रिब्स बंद रखती है। पीछे आपकी जो वर्टिबल कॉलम है, जो टी दिख रहा हुआ, T1 T2 T3 T4 पीछे होती है ना। और यहाँ नीचे इसके एक डायफ्राम होता है यहाँ पर, जिसके ऊपर लंग्स रखे रहते हैं। ठीक है ना, यूं। तो ये पूरा पिंजरा टाइप का जो है, इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें उतार चढ़ाव होता है। मतलब जो बड़ा होना छोटा होना होता है वो इसको होना होता है। इसका साइज बढ़ता घटता है लंग्स का, तो उसके बाद बढ़ता है। पहले इसका साइज अगर घटेगा बढ़ेगा तभी लंग्स का साइज घटेगा बढ़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है,
मतलब अगर आपके लंग्स जो है वो बढ़ रहे घट रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि थोरेसिक केज जो आपका पिंजरा है उसका साइज घट बढ़ रहा है। तो हमें जानना ये है कि किस तरह थोरेसिक केज का साइज बढ़ता घटता है, ये आपको समझना है। देखिए ऐसा है कि अगर मान लो कि आपका ये लंग्स, ये डायफ्राम जो नीचे है, डायफ्राम ये अगर ये नीचे हो जाए, इधर की साइड हो जाए और यूं फ्लैटेंड हो जाए थोड़ा सा, तो ऊपर जो रखा हुआ थोरेसिक केज है उसका साइज बढ़ जाएगा, है ना। नीचे हो जाएगा तो थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। जब आपकी अंदर, आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस टाइम पर आपके ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो होता ये है कि उस CO2 की मात्रा के बढ़ने के कारण आपका ब्रेन का एक पार्ट होता है, यहाँ कहीं देखो ब्रेन में, यहाँ जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ ना इसके आदमी के, ये इस जगह पर वो होता है, उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो काम होता है वो ये होता है कि वो सेंस कर लेता है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई है नहीं बढ़ी हुई है। तो वो जो CO2 ब्लड के अंदर बढ़ी रहती है उसको सेंस करने के बाद मेडुला जो होता है वो आपका एक इंफॉर्मेशन भेजता है डायफ्राम के पास। किसके पास? डायफ्राम के पास एक इंफॉर्मेशन आती है। वो इंफॉर्मेशन डायफ्राम को यही कहती है कि भाई तुम थोड़ा नीचे हो जाओ, फ्लैट हो जाओ। तो डायफ्राम नीचे को हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से अंदर जो इंटरनल प्रेशर है, भाई एरिया बढ़ जाएगा ना। मान लो इस बॉक्स का साइज बढ़ गया, इतना हो गया, तो इसके अंदर का एरिया बढ़ गया। इसके अंदर अगर ये लंग्स हैं तो लंग्स भी तो बढ़ जाएंगे ना, ठीक है ना। तो जैसे ही अंदर का प्रेशर कम होगा, थोरेसिक केज का साइज बढ़ गया। तो साइज बढ़ गया क्यों? क्योंकि डायफ्राम नीचे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपका जो ब्रेन में जो एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा उसे कहते हैं, उसने ब्लड में देखा कि भाई इसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई है। तो अगर उसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, मान लो आपके सांस जो है, आपका मुंह बंद कर लिया मैंने, तो आपका मेडुला क्या करेगा? वो वैसे भी करता ही रहता है, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। मेडुला का ही काम है, मेडुला आपका क्या करेगा, इसको भेजेगा इन्फॉर्मेशन और ये कहेगा कि डायफ्राम भाई तुम नीचे हो जाओ। तो डायफ्राम तुम्हारे नीचे जाएगा तो इससे थोरेसिक केज जो आपका पिंजरा है उसका साइज बढ़ेगा, फिर लंग्स का साइज बढ़ेगा। देखो यहाँ लिखा है, देखो एक साइड तो आप देख रहे हैं ब्रीदिंग इन में क्या हुआ है कि भाई डायफ्राम जो आपका ये है ये नीचे जा रहा है, ये अंदर सांस आ रही है तो डायफ्राम नीचे फ्लैट हो गया है। जब आपका डायफ्राम फ्लैट हुआ है तो हुआ ये है कि अंदर का जो इन प्रेशर था वो कम हो जाएगा क्योंकि लंग्स आपके साइज में बढ़ जाएंगे। और प्रेशर जब कम होगा तो बाहर एटमॉस्फेयर की जो एयर होगी वो अपने आप ही अंदर आ जाएगी। एटमॉस्फेरिक एयर खुद ब खुद ही अंदर आ जाएगी क्योंकि अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ गया है। प्रेशर कम, साइज बढ़ा है, एयर बाहर से अपने आप ही अंदर आ जाएगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट और डालना चाहते हैं कि भाई आपका साइज ज़्यादा से बढ़ जाए, तो आपकी जो रिब्स होती हैं, ये रिब्स आपकी ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर की तरफ उठने हैं मतलब ये अपलिफ्ट होती हैं। जैसे आप ऊपर डायग्राम में देख रहे हैं इस वाले में ऊपर, कि जब आप अंदर सांस लेते हो सब लोग तो चेस्ट आपकी एक्सपेंड करती है ना। चेस्ट एक्सपेंड करती है तो मतलब रिब्स आपकी, ये जो रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ उठती हैं यूं। इनके बीच में यहाँ मसल्स होती है वो उठा देती है इनको ऊपर, और ये रिब्स, ये वाली बोन जो है आपकी सामने वाली, ये ऊपर की तरफ इधर उठ जाती है और आपके लंग्स का साइज बढ़ जाता है। तो इंस्पायरेशन के टाइम पर आपको ध्यान रखना है, रिब्स आपकी अपलिफ्ट हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी, और आपका जो डायफ्राम है वो डायफ्राम आपका नीचे चला जाएगा, है ना। और डायफ्राम के नीचे जाने से, रिब्स के अपलिफ्ट हो जाने से, दोनों तरीके से क्या होगा, आपके अंदर जो लंग्स, जो थोरेसिक केज है उसका एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा, सॉरी, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर अगर कम हो जाता है तो भैया अंदर बाहर की एयर खुद ब खुद यहाँ से अंदर चली जाएगी, इसके नोस्ट्रिल से, देख रहे हो, इसके अंदर यहाँ चली जाएगी। फिर क्या होता है कि डायफ्राम आपका अपने आप ही रिलैक्स कर जाता है। ये मसल्स की वो होती है एक प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखा है रिब्स फॉल, रिब्स नीचे आ जाएंगी, और डायफ्राम मूव अप, डायफ्राम आपका ऊपर हो जाएगा, जैसे ये दिखा रखा है डायग्राम में। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट डिक्रीज, और चेस्ट का वॉल्यूम आपका घट जाएगा और अंदर वाली एयर बाहर चली जाएगी। इतनी देर में, इतना जितना देर ये हुआ है काम, इसी में ये होगा कि भाई आपका जो गैसेस होती हैं उनका एक्सचेंज होता रहेगा। आप ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होगा कि जब आपके सांस बाहर चले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल एकदम गैसेस आपकी पूरी तरह से वो हो जाएंगी, क्या बोलते हैं उनको, ऐसा नहीं होगा कि भाई आपकी गैसेस जो है वो पूरी तरह से खत्म, अंदर कम हो जाएंगी और फिर अंदर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा।
ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो गैस एक्सचेंज तो अंदर चलते रहते हैं क्योंकि हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम अंदर बचा ही रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप कि गैस एक्सचेंज बंद नहीं होता, बस एयर ब्रीद इन ब्रीद आउट होती रहती है। तो अंदर आने को बोलते हैं इंस्पायरेशन, बाहर जाने को बोलते हैं एक्सपायरेशन। दो चीजें होती हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं आपकी बुक में क्या थ्योरी लिखी हुई है, वो देख लेते हैं। यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है कि भाई विदिन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। लंग्स के अंदर जो पैसेज जो है वो बार बार स्मॉलर 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 ट्यूब में बटा होता है, जो फाइनल जा करके बाद में बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, विच आर कोल्ड एल्वेलाई। इनको क्या बोलते हैं? एल्वेलाई बोलते हैं। एक को बोलते हैं एल्वियोलस। एंड द एल्वेलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो भाई एल्वेलाई आपकी वो सरफेस प्रोवाइड कराती है जिसमें क्या होता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट, मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इनके अंदर मिलती है। द वॉल ऑफ द एल्वेलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। एल्वेलाई की जो वॉल होती है उनके अंदर हमने बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten diaphragm। तो ये पॉइंट बस नोट करने का आपका है कि भाई हम अपने डायफ्राम को नीचे ले जाते हैं और लिफ्ट को ऊपर, रिब्स को ऊपर उठाते हैं। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्ज हो जाती है। Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. The blood bring carbon dioxide from the rest of the body from release into the alveoli, and the oxygen, the alveolar air, is taken up by blood. In the alveolar blood vessels to be transported to all the cell of the body. तो जो ब्लड होता है वो आप पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जो और जो ऑक्सीजन जाएगी ब्लड के अंदर वो भी आपकी पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, ठीक है। लिखा है एंड द ऑक्सीजन इज द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल। आपको पता है कि आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है और हीमोग्लोबिन का काम होता है कि वो ब्लड को, मतलब ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। फिर लिखा है कि भाई ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट। तो ब्रीदिंग साइकिल में जो एयर अंदर और बाहर ली जाती है, ठीक है ना। द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम। लंग्स के अंदर हमेशा एक वॉल्यूम बचा रह जाता है। जब आप सारी एयर भी बाहर निकाल दोगे तो भी अंदर एक एयर का वॉल्यूम बच जाता है, इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वो रेजिडुअल वॉल्यूम उस टाइम पर जब आप सांस नहीं ले रहे होते हो तो अंदर गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है, बंद नहीं होता। सो एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर गैसेस एक्सचेंज। मतलब गैस एक्सचेंज को पूरा टाइम मिल जाता है क्योंकि अंदर ऑक्सीजन अभी बची हुई होती है टू बी एब्सॉर्ब्ड, एंड फॉर CO2 टू बी रिलीज। कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने के लिए भी टाइम मिल जाता है, ठीक है। फिर लिखा है व्हेन द बॉडी साइज एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो जब आप बड़े, अगर मान लो आपकी बॉडी में डिफ्यूजन से जाएगी ना, एक सेल से दूसरी सेल से तीसरी सेल से चौथी सेल जाएगी, अगर गैसेस ऐसी जाती रही ट्रांसपोर्ट होके मतलब आपकी पूरी बॉडी में, तो प्रॉब्लम यार ये होगी कि 3 साल लग जाएंगे पैर के अंगूठे तक पहुंचने में। तो इसलिए आपके अंदर ब्लड होता है, ब्लड आपका आराम से फटाफट पहुंचा देता है, ठीक है। When the body size large, the diffusion pressure alone cannot take care of the oxygen delivery to all part of the body. Instead, respiratory pigment taken up oxygen from the air. Respiratory pigment कौन है भाई? आपका हीमोग्लोबिन है। वो क्या करता है, ले लेता है किसको, ऑक्सीजन को, and from the air in the lungs and carry it on tissue which are deficient in oxygen before releasing it. In human being the respiratory pigment is hemoglobin। तो ये याद रखना आपको, हमारे अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, विच हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना भैया। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, एक अंगीठी वाला सवाल है कि भाई अगर मान लो आप कार्बन मोनोऑक्साइड के कहीं हैं जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी जो है आप अंगीठी जला के बैठे हैं, तो आपका जो हीमोग्लोबिन होगा वो 200-250 गुना तेजी से इससे जुड़ जाता है और फिर इसको छोड़ता भी नहीं है।
आपके हीमोग्लोबिन को O2 पकड़नी होती है, लेकिन अगर आप अंगीठी के धुएं में हो तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा और फिर छोड़ता नहीं है। फिर आपका O2 कौन पकड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। चाहे अगर एक O2 का मॉलिक्यूल है और एक CO का है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को पहले पकड़ेगा और O2 को छोड़ देगा हीमोग्लोबिन। इसलिए अंगीठी वाले कमरे में मर जाते हैं लोग, उठ भी नहीं पाते, क्योंकि इनकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो अंगीठी में मत बैठना। ठीक है, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पस्कल। ये पिगमेंट जो है आपका रेड ब्लड कार्पस्कल यानी आरबीसी के अंदर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। तो भाई आपका जो CO2 होता है वो घुल के जाती है ज़्यादातर प्लाज्मा के अंदर ब्लड के, जबकि जो आपकी ऑक्सीजन है वो कैरी करता है हीमोग्लोबिन। एंड देन ऑक्सीजन इज हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ब्लड। तो CO2 जो है वो आपकी ब्लड में घुल कर ज़्यादा जाती है, उसको कैरी करने के लिए। हीमोग्लोबिन बहुत कम कैरी करता है CO2 को, ऑक्सीजन को ही कैरी करता है 97%, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। यहाँ एक लिखा है स्मोकिंग न्यूज टू हेल्थ, ये देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि भाई लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड एंड द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। ये मैं आपको बता रहा था पहले भी कि भाई आपकी जो पूरी ट्रैकिया है उसके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक सिलिया होते हैं। वो क्या करते हैं, जर्म्स को, डस्ट को और पार्टिकल्स को बाहर फेंकते रहते हैं हमेशा। जैसे ये है तो इसके अंदर वो ऐसे यूं 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 होते हैं, तो वो क्या करते रहते हैं, चीज़ों को बाहर 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 धकेलते रहते हैं, ना कि अंदर जाने देते। स्मोकिंग क्या करती है, इसको ख़त्म कर देती है सीलिया को। स्मोकिंग की वजह से ये सीलिया काम करना बंद कर देते हैं, इससे आपके लंग्स के अंदर बैक्टीरिया, डस्ट, स्मोक अंदर जाना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से इन्फेक्शंस, कफ और इवन लंग कैंसर तक हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका रेस्पिरेशन के बारे में। जरा सा एक पॉइंट इन्होंने अगले पेज पर लिख रखा है, थोड़ा सा वो आप अगले पेज से देख लो क्या लिखा है ऊपर। यहाँ लिखा है कि इफ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, अगर आप इसे खोल लोगे, मतलब आप पूरी एल्वलाई, सारी एल्वलाई को यूं खोल लो, लंबी खोल लो, तो वो 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगी, बहुत बड़ी होगी, देखो है ना। एंड हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज, बॉडी का सरफेस एरिया तो इसके मुकाबले बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बैठेगा अगर आप इसको खोल लोगे। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जितना ज़्यादा एल्वेलाई अच्छी होंगी उतना ज़्यादा ही आपको अच्छे से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, गैसेस मिलती रहेंगी। तो लोग क्या करते हैं, तम्बाकू खाने वाले जो होते हैं वो उनकी एल्वेलाई के जो अंदर यहाँ इस दीवार पर ना, सिगरेट वालों की जो एल्वेलाई की दीवार पर अंदर चारकोल जमा हो जाता है, काला काला यूं इस तरह से। तो फिर क्या होता है, वो O2 जो है ना वो इधर से इधर जा ही नहीं पाती ब्लड में, ये हो जाती है प्रॉब्लम। जितना ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो ये जमा हो जाएगा अंदर काले रंग का कारकोल, चारकोल। फिर इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो अंदर ब्लड में नहीं जा पाती, ट्रांसपोर्ट रुक जाता है गैसेस का। ठीक है, याद रखना। यहाँ लिखा है कि भाई अगर खाली डिफ्यूजन से ही गैसेस ट्रांसपोर्ट होता तो भाई 3 साल लग जाते। लिखा है कि इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड बी टेक 3 years फॉर ए मॉलिक्यूल टू ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टोज। हमारे पैर तक पहुंचने में 3 साल लग जाते। आर नॉट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन, तो हम खुश हैं हमारे अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ तक का आप आज पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये आप कर लेना आज। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।